हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं बलूचिस्तान पर। और बलूचिस्तान पर जो हमने टाइटल दिया वो है बलूचिस्तान रक्त में डूबा हुआ एक अनमोल रत्न है। किस तरीके से ये अनमोल है और कैसे ये रक्त में डूबा हुआ है, इस सब पूरी कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दशकों से अशांति और अलगाववादी आंदोलन का ये केंद्र रहा है। तो हाल के दिनों में आपने देखा कि यहाँ पर हिंसा एक बार फिर से तेज हो गई है। ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिरकार बलूचिस्तान में संघर्ष की जड़ क्या है? क्यों इतने लंबे समय से ये 8 दशकों से यहाँ पर संघर्ष चल रहा है और कैसे ये समाप्त होगा? बलूच अलगाववाद क्यों बढ़ रहा है? दुनिया के लिए ये बड़ा सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे घटनाक्रम का पाकिस्तान, चीन और भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बलूचिस्तान के हालिया संकट की कहानी क्या है और क्यों आया। सबसे पहले इसकी चर्चा कर ली जाए कि आखिर ये बलूचिस्तान है क्या। बलूचिस्तान, ये एरिया आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान का एक विशाल क्षेत्र है। इसके पश्चिम में ईरान, जैसा आप देख रहे हैं, उत्तर में अफगानिस्तान और पूरब उत्तर की तरफ पाकिस्तान के कुछ अन्य प्रांत यहां पर हैं। इसके बाद दक्षिण में अरब सागर, खंबात की खाड़ी, सिंधु यहां पर आ जाता है। आज का पाकिस्तानी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान दो भागों में है। ईरान के पास भी कुछ बलूची हैं। तो जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान के क्षेत्रफल का लगभग 44% है। हालांकि इसकी आबादी बहुत कम है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां हैं जिनका संबंध बलूच से है। बलूच एक भाषा है। जैसे यहाँ पर बलूच हैं, ब्राहुई हैं, पश्तून हैं और अन्य छोटे छोटे समुदाय बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। अब बात आती है कि बलूचिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सबसे महत्व क्यों है। तो बलूचिस्तान के महत्व के बारे में तो तमाम चीजें सामने आती हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि बलूचिस्तान रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीतिक दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बलूचिस्तान केवल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान केवल पाकिस्तान का अंग मात्र नहीं है। इसका महत्व अरब सागर, हिंद महासागर, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच इसकी उपस्थिति का होना है। और इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात आती है कि बलूचिस्तान के माध्यम से अरब तक पहुंच बढ़ती है। तो ये आप लोकेशन देखिए, यहाँ पर ईरान है, यहाँ अरब सागर है, इधर अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान के शेष प्रांत यहाँ पर आ जाते हैं। बलूचिस्तान की पहुंच अरब सागर तक भी है। ये अरब सागर है आपका, और ग्वादर बंदरगाह यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तानी लंबी समुद्री सीमा को धारण करते हैं, इसलिए ये पाकिस्तान को हिंद महासागर क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र तक इसकी पहचान को बढ़ाता है। इसी तरीके से आज यहाँ पर ग्वादर पोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है। ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है और एक तरीके से पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र ये बन गया, क्योंकि अरब सागर के किनारे में है। चीन के सी पैक प्रोजेक्ट
यहीं से होकर के जाता है, जो चाइना का शिनजियांग प्रांत से लेकर के, और एक ये कॉरिडोर आया जो ग्वादर बंदर का है। ये सी पैक प्रोजेक्ट चाइना को अरब सागर तक एक वैकल्पिक पहुंच प्रदान करता है। अगर ये कॉरिडोर ना हो चाइना के पास, तो चाइना को अरब सागर तक पहुंचने के लिए या हॉर्मुज स्ट्रेट तक पहुंचने के लिए उसे पूरा दक्षिण चीन सागर पार करके और मलक्का जल संधि होते हुए यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ जाती है, और इसीलिए चीन ने इसका पूरा प्रयोग किया और ग्वादर बंदरगाह है को डेवलप किया। आज ग्वादर बंदरगाह है केवल एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि हिंद महासागर की शक्ति प्रतिस्पर्धा का एक केंद्र बन गया है। इसी तरीके से अगर हम ऊर्जा के दृष्टिकोण से और व्यापार के दृष्टिकोण से भी इसकी चर्चा करें, तो भौगोलिक रूप से बलूचिस्तान, इसको मध्य एशिया और अरब सागर के बीच एक संभावित ट्रेड एंड एनर्जी कॉरिडोर के तौर पर देखा जाता है। यदि क्षेत्र में स्थिरता आ जाए, शांति आ जाए जो लंबे समय से नहीं है, तो मध्य एशिया, इधर ईरान और इस तरफ जाने के लिए इधर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एक केंद्र बन जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पाकिस्तान के लिए भी है, चाइना के लिए भी। इधर अगर आप सेंट्रल एशिया की तरफ पहुंचते हैं या सेंट्रल एशिया के लोगों को आना है, तो भी बलूचिस्तान को प्रयोग कर सकते हैं। बात की जाए अगर ईरान और अफगानिस्तान सीमा को लेकर के, तो ये सीमा मैंने आपको बताया ही, ये पश्चिम में है, अरब सागर, अफगानिस्तान, ये सीमाएं मिलती हैं। ऐसी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के भी निकट ही है। बलूचिस्तान भले ही सीधे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ना मिलता हो, यहां से उसका संबंध दूर हो, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, लेकिन इसका समुद्री क्षेत्र हॉर्मुज के बिल्कुल निकट है। अगर भले ही ये यहाँ के नजदीक नहीं है या हॉर्मुज स्ट्रेट का पार्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल नजदीक है, कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हॉर्मुज से विश्व के सबसे बड़े तेल व्यापार होते हैं, एलएनजी का व्यापार होता है। इसलिए बलूचिस्तान का इसके आसपास होना समुद्री ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण स्थिति धारण कर लेता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से भी बलूचिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, कोयला, क्रोमाइट और अन्य प्रकार के बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। विशेष रूप से बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है रेकोटिक। रेकोटिक एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रेकोटिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक जगह है, चगाई। चगाई एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये दुनिया का सबसे बड़ा अविकसित तांबा और सोना का भंडार है। यहाँ अरबों टन अयस्क पाए जाते हैं, तांबा मौजूद मौजूद है, जिसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव लाने का प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, एक बदलाव लाने का केंद्र कहा जा सकता है। इसी तरीके से बलूचिस्तान सुरक्षा और अस्थिरता की दृष्टिकोण से भी बहुत चर्चा में रहता है। यही आप देखो कि इसके भू रणनीतिक महत्व के कारण से बलूचिस्तान को सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा संवेदनशीलता का सामना करना पड़ता है। अलगाववाद, हिंसा, आतंकवाद, स्थानीय लोगों का असंतोष, और इसके बाद चाइना के द्वारा निर्मित की जा रही सी पैक प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों का असंतोष, ग्वादर बंदरगाह की उपयोगिता चीन के द्वारा करना, ये सब बलूचिस्तान के नागरिकों को असंतुष्ट करते हैं। तो आपने ये देखा कि बलूचिस्तान कितना महत्वपूर्ण है। तमाम दृष्टिकोणों से हमने इस पर चर्चा कर ली। अब बात आती है कि आखिर बलूचिस्तान के संघर्ष की ऐतिहासिकता क्या है। कैसे बलूचिस्तान शुरू से ही एक संघर्ष का केंद्र रहा है।
अगर चर्चा की जाए 1947 से, 1947 के पहले अगर हम बलूचिस्तान की स्थिति देखें ब्रिटिश काल में, तो ब्रिटिश काल में पूरा बलूचिस्तान केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं था, बल्कि ये दो मुख्य भागों में बटा हुआ था। एक आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान हुआ करता था, ब्रिटिश के केंद्र में जहां पर ब्रिटिशर्स का हुकूमत था, जैसे कि क्वेटा नामक जगह है, वो सब ब्रिटिश बलूचिस्तान में आते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक रियासत हुआ करती थी कलात, कलात, और कलात से जुड़े हुए और भी बहुत सारी छोटी छोटी देसी रियासतें थी, जैसे कि माकरन है, खारन है, लास वेगास है। ये सब कुछ छोटी छोटी देसी रियासतें हुआ करती, तो दो भागों में बटा हुआ था। ये किंग ऑफ कलात है, तो एक तो ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश बलूचिस्तान, और दूसरा देसी रियासतों का बलूचिस्तान। ऐसी स्थिति में 1947 में जब ब्रिटिश भारत से चले गए और जो ब्रिटिश भारत था उसका विभाजन हो गया, तो ये सवाल उठा उठा कि कलात और अन्य बलूच क्षेत्रों का भविष्य क्या होगा, किस तरीके की स्थितियां यहां पर रहेंगी। ये चर्चा बड़ी मुद्दे में रही। उसी दौरान लगभग जून 1947 को ब्रिटिश बलूचिस्तान के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, और उस बैठक में उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान में शामिल हो गए हैं, ब्रिटिश बलूचिस्तान के। अब उस बैठक में कलात किंग को नहीं बुलाया गया, या कलात के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बुलाया गया। कलात के प्रतिनिधियों का उस मतदान में शामिल ना होना एक बड़ी घटना थी, और इस घटना से बलूच राष्ट्रवादी प्रक्रिया को एक नया मोड़ प्राप्त हो गया। बलूच राष्ट्रवादियों ने यह कहा कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल होने नहीं देंगे। अब चूंकि जो ब्रिटिश क्षेत्र हुआ था, उनके जनप्रतिनिधियों ने तो हस्ताक्षर कर दिए थे पाकिस्तान में मिलने का, तो पाकिस्तान ये दावा करने लगा कि ये एक वैधानिक तौर से किया गया एक समझौता है, जबकि जो बलूच या कलात के लोग थे वो इसको वैधानिक नहीं मानते थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश राज समाप्त होने से जस्ट पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज खत्म हुआ, और अगर हम कहें तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में ब्रिटिश राज खत्म हुआ। लेकिन उससे जस्ट पहले 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने, जो कलात की रियासत थी, उसने अपने आप को स्वतंत्र रियासत के तौर पर घोषित कर दिया। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि बलूचिस्तान एक 11 अगस्त को स्वतंत्र हो गया। इसलिए आपने जो अभी देखा कि 11 अगस्त को बलूचिस्तानियों ने एक स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो उसका एक बड़ा कारण यही था कि 11 अगस्त 1947 को बलूचियों ने एक स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब बात आती है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद की स्थिति क्या रही। तो 1948 ये कलात का पाकिस्तान में एक्सेशन हुआ। अब ये एक्सेशन की प्रकृति क्या थी, आप देखो, 1947 के अंत और 1948 की शुरुआत तक यहां पाकिस्तान और खान ऑफ कलात, इनके बीच बातचीत चलती रही। कलात के खान जो मीर अहमद यार खान हुआ करते थे, उनके साथ मोहम्मद अली जिन्ना, इनको आप देख रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, इनके साथ बातचीत हुई, और मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात, खान ऑफ कलात को ये आश्वासन दिया कि बलूचिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र बना रहेगा। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने आप को संप्रभु बनाए रखा। लेकिन कुछ ही दिनों में ये जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि हुआ करते थे जिन्ना, जिन्ना ने बलूचिस्तान के ऊपर सैनिक दबाव बनाना शुरू किया।
सेना के दबाव के कारण से, क्योंकि कलात के पास इतनी ताकत तो नहीं थी कि वो पाकिस्तान की सेना से लड़ सके, तो सेना के दबाव के कारण से त्रस्त होकर के 27 मार्च 1948 को खान ऑफ कलात ने पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। अब इस तरीके से 27 मार्च 1948 को कलात और उसके साथ जुड़ी हुई रियासतें वो पाकिस्तान का अंग शामिल हो गया। अब ऐसी स्थिति में यह हुआ कि पाकिस्तान ने कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने अपना आधिकारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि ये एक प्रकार का लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेशन है, जबकि बलूचिस्तान के अन्य राष्ट्रवादी इसे कहते हैं कि ये दबाव में कराया गया एक एनेक्सेशन है, एक विलय है। ऐसी स्थिति में जब ये सब चल रहा था तो 1948 की ये घटना आज भी इतिहास में विवाद का विषय बनी हुई है। बलूचिस्तानी राष्ट्रवादी कहते हैं कि ये एक एनेक्सेशन है, और वहीं पर आप देखो कि जो पाकिस्तानी है वो कहते हैं ये इच्छा से किया गया वैध संवैधानिक विलय, एक्सेशन है। अब ये 1948 का ये विलय आज भी विवाद का विषय है, और इसी विवाद को लेकर के 1948 में बलूचिस्तान के लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसको बलूचिस्तान का पहला विद्रोह कहा जाता है। खान ऑफ कलात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम, उन्होंने इस एक्सेशन को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। यह एक प्रकार से पहला बलूच इंसर्जेंसी था, जो पाकिस्तानी इसको इंसर्जेंसी कहते हैं और बलूची इसको क्रांति कहते हैं। लेकिन यह विद्रोह है बहुत व्यापक रूप धारण नहीं कर सका और संगठित राष्ट्रीय युद्ध के तौर पर यह तब्दील नहीं हो सका। अंततः 1950 में ये जो विद्रोह की स्थिति थी वो समाप्त हो गई, लेकिन यहां से एक नया पैटर्न शुरू हुआ बलूचिस्तान में। इस नए पैटर्न में अब ये तय हो गया कि अगर बलूचियों को पाकिस्तान से अलग होना है तो उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से असंतोष का प्रदर्शन करना होगा, केंद्र के साथ संघर्ष करना होगा, सैन्य कार्यवाही का विरोध करना होगा, और ऐसी स्थिति से ही हम बलूचिस्तान को अलग कर पाएंगे। इन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया। हालांकि 1948 में यह विद्रोह समाप्त हुआ और कुछ दिनों तक समाप्त रहा। आगे चल करके 1958-59 में फिर से यहां पर विद्रोह हुआ। विद्रोह का तात्कालिक कारण बना वन यूनिट स्कीम पाकिस्तान की। अब यहां ध्यान रखिए कि वर्ष 1955 में पाकिस्तान ने एक वन यूनिट स्कीम चलाई थी। इस वन यूनिट स्कीम का उद्देश्य था कि पश्चिमी पाकिस्तान के ये जो क्षेत्र थे, जिनमें सिंध है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस है, बलूचिस्तान है, इनमें से 4 प्रांत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, इन सबको मिलाकर के एक यूनिट बनाई जाए। एक तरीके से एक यूनिट प्रशासनिक इकाई हुआ। इसी को कहा गया वन यूनिट स्कीम। बलूचिस्तान के राष्ट्रवादियों ने इस वन यूनिट स्कीम का विरोध किया, क्योंकि बलूचिस्तानियों को लगा कि इससे उनकी अलग राजनीतिक पहचान और सांस्कृतिक पहचान को कमजोरी मिलेगी, और पाकिस्तान अप्रत्यक्ष तौर पर उनकी राजनीतिक पहचान और सांस्कृतिक पहचान को समाप्त करना चाहता है। इसलिए इनको विरोध हुआ और इससे असंतोष हुआ। असंतोष का परिणाम यह हुआ कि 1958-59 को बलूचिस्तान में एक बार फिर विद्रोह हुआ, जिसको बलूचिस्तान का दूसरा विद्रोह
कहा गया। अब बात आई 1960 के दशक की। ये भी विद्रोह दबा दिया गया। 60s में आप 1962-63 के आसपास यहां पर एक बार फिर सशस्त्र संघर्ष आरंभ होता है और इस दौर में नौरोज खान, ये महत्वपूर्ण वहां के नेता हुआ करते थे। नौरोज खान जैसे नेताओं ने पाकिस्तानी सरकार के साथ, सरकार के विरुद्ध एक संघर्ष छेड़ दिया। सरकार ने सैन्य कार्यवाही की और विद्रोह को दबा दिया। ऐसी स्थिति को 1960 का ये बलूचिस्तान का तीसरा विद्रोह कहा जाता है। इस प्रकार से आप देखिए कि 1948 के बाद संघर्ष अलग अलग चरणों में वापस आता रहा। 1948 में पहला विद्रोह, 1958-59 में दूसरा विद्रोह है और 1960 में तीसरा विद्रोह। लेकिन ये कहानी तब और ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब ये तीसरा विद्रोह हो गया 60s में और इस विद्रोह को दबा दिया गया, तो इसने एक नया मोड़ ले लिया और ये नया मोड़ 1973 से 77 के बीच में एक भयावह स्थिति का रूप धारण कर लिया। बलूचिस्तान की कहानी में एक बड़ा मोड़ यहां दिखाई दिया। बलूचिस्तान के लोगों के अंदर एक व्यापक राजनीतिक असंतोष उत्पन्न होने लगा। इस असंतोष के बाद 1 जुलाई 1970 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान, इन्होंने विद्रोह को देखते हुए 1 यूनिट स्कीम को समाप्त कर दिया और समाप्त करके ये कहा कि बलूचिस्तानी फिर से एक प्रांत के तौर पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को देख सकते हैं। एक प्रकार से ये 1970 में पाकिस्तान की एक हार हुई बलूचिस्तानियों के विरुद्ध। लेकिन एक प्रकार से ये पाकिस्तान का छलावा था। जो बलूचिस्तानियों को ये अधिकार दिया गया 1 यूनिट स्कीम को समाप्त करके एक पुनः पूर्ण प्रांत बना करके, ये धोखा था। 1973 में पाकिस्तान की सरकार और बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार, इनके बीच गंभीर राजनीतिक टकराव पैदा हो गया। टकराव में जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने बलूचिस्तान की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद बड़े पैमाने पर वहां पर सशस्त्र विद्रोह फिर शुरू हुए। ये सशस्त्र विद्रोह इतने भयावह थे कि 1948 का पहला बलूच विद्रोह है, 1958-59 का दूसरा बलूच विद्रोह है और 1960 के तीसरे बलूच विद्रोह से भी ज्यादा भयावह थे। परिणति ये हुई कि 1973 से लेकर के और 1977 तक ये विद्रोह चलता रहा। बलूच लड़ाकों ने पहाड़ी क्षेत्रों में शरण ली, गुरिल्लाई वॉरफेयर किया। पाकिस्तानी सेना ने भी बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान बलूचिस्तान के लड़ाकों के विरुद्ध किए। बलूचिस्तान के सामान्य लोगों की हत्याएं की गई, अपहरण किया गया, उन्हें गुप्त कर दिया गया, गुमनाम कर दिया गया, मृत मार दिया गया। ये सारी चीजें पाकिस्तान की सेना ने वहां पर करना शुरू की। यहां एक नई बात आई कि इस सब घटनाक्रम में ईरान ने भी पाकिस्तान सरकार का समर्थन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने आखिर पाकिस्तान सरकार का समर्थन क्यों किया? तो उसका कारण है, बलूच का पश्चिमी क्षेत्र ईरान के पास है और जो बलूच हैं वो एक सुन्नी मुस्लिम है, जबकि ईरान एक शिया मुस्लिम है। तो वहां पर सुन्नी और शिया के कॉन्फ्लिक्ट के कारण से बलूचिस्तान के विरुद्ध ईरान ने पाकिस्तान की सरकार को समर्थन किया। कई हजार लोगों की मौत हुई। हालांकि मृतकों की संख्या के आंकड़े स्पष्ट नहीं है, लेकिन हजारों लोगों की मौत हुई। 1977
के बाद ये विद्रोह है काफी हद तक दब गया। और दबने के बाद लगभग 1980 से 90 का जो दशक रहा, मतलब लगभग 80 से लेकर के 2000 तक, यहां पर संघर्ष की तीव्रता पहले के मुकाबले बहुत कम रही, लेकिन बलूचों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना समाप्त नहीं हुई। बलूचों के अंदर राष्ट्रवाद की आग उफन रही थी। और जितना दिन वो शांत, जितना दिन वो ऊपर उभर करके नहीं आ रही थी, उतना ही वो घनिष्ठ आग का रूप धारण करती जा रही थी। बलूचियों के अंदर राजनीतिक स्वायत्तता की मांग घर करती जा रही थी। प्राकृतिक संसाधनों का दूसरों के द्वारा किया जाने वाला दोहन उन्हें चुभ रहा था। यहां तक कि जितने भी उनके खनिज तत्व थे, उनका पाकिस्तान अन्य क्षेत्रों में लाभ ले रहा था, लेकिन बलूचियों के लिए वो कुछ नहीं कर रहा था। तो अपनी ही संपत्ति अपनी आंखों के सामने जब किसी और को दोहन करते हुए देखा जाता है, तो असंतोष की मात्रा बहुत तेज हो जाती है। और बलूचियों के अंदर यह असंतोष, क्षोभ और संघर्ष का उठ उठ करके नया रूप ले रहा था। बलूच राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2003 आते आते अब मन बनाया कि कुछ और बड़े तरीके से और प्रभावी तरीके से काम करना होगा। वर्ष 2003 में एक नए तरीके की इंसर्जेंसी शुरू हुई। एक बड़ा इंसर्जेंसी फेज आया। इस चरण में कई बलूच सशस्त्र संगठन बने। तो 2003 के पहले जो संगठनात्मकता नहीं थी बलूचियों के अंदर, वो अब यहां पर एक संगठनात्मकता पर तब्दील हो गई। और इन संगठनों में बलूच लिबरल आर्मी, बलूच लिबरल लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, तमाम तरीके के ऐसे उग्रवादी संगठन या क्रांतिकारी संगठन बने। ये सब संगठनों ने व्यवस्थित तरीके से विद्रोह करना शुरू किया। इनमें से कई संगठन ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान से उन्हें अलग होना ही होना है। हालांकि कुछ संगठन ऐसे भी थे जो ये मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी हमें राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त हो, हमारी स्थिति ऑटोनॉमस की तरफ जाए। लेकिन ज्यादातर संगठन जैसे बीएलए जैसे संगठन, वो पाकिस्तान से पूरी तरीके से अलग होना चाहते। तो ये इंसर्जेंसी जो 2003 में शुरू हुई, वो आज 2026 में भी विद्यमान है। हालांकि स्वरूप परिवर्तन के साथ इसने और अधिक उग्र रूप धारण किया। समय और परिस्थितियों के आधार पर ये और तेज होती चली गई। वर्ष 2006 में बलूचिस्तान के एक प्रभावी नेता हुआ करते थे, नवाब अकबर बुख्ती। ये एक सैन्य विद्रोह में, एक सैन्य स्थिति में इनकी हत्या कर दी गई। और उनकी मृत्यु के बाद बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ इंसर्जेंसी इतनी तेज हुई कि पाकिस्तान आज भी इसे संभाल नहीं पा रहा है। और आज आप अगर देखें 2026 की स्थिति, तो अभी 11 अगस्त 2026 को बलूचिस्तान ने स्वयं को एक स्वतंत्र घोषित कर दिया। हालांकि 11 अगस्त 1947 को ही इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इन्हें आज तक ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाई। और अभी भी जो 11 अगस्त 2026 को इन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, इसे एक औपचारिक स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता। औपचारिक तौर पर तो अभी भी वो पाकिस्तान के अंदर ही है और यहां अभी भी सशस्त्र विद्रोह चल रहा है। 11 अगस्त 2026 के बाद तो पाकिस्तान की सेना ने कत्ले-आम मचा दिया है। 12 अगस्त 2026 को पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के लगभग 10 क्रांतिकारियों को एक अभियान में मार दिया।
एक कार बॉम्बिंग के तहत क्रांतिकारी और सामान्य नागरिकों की हत्याएं कर दी गई। तो इस तरीके से ये घटना आज भी चल रही है। अब यहां पर एक दो पहलू और समझने की आवश्यकता है इस संघर्ष में। इस संघर्ष में वर्ष 2011 के बाद से और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक नया डायमेंशन शुरू हो गया, और वो डायमेंशन था चाइना का। बलूचिस्तान में चीन का एक पहलू आया। आज बलूचिस्तान की कहानी केवल पाकिस्तान और बलूचिस्तान का विवाद नहीं रह गया है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण से चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी यहां पर बढ़ गया है। चाइना यहां पर ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कर रहा है। ये जो कराची है, कराची से यहां पर ग्वादर बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है। सी पैक परियोजना जो चीन के सिंजियांग प्रांत से लेकर के, जो कास्कर क्षेत्र है चीन का, वहां से लेकर के पाकिस्तान, बलूचिस्तान और ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचती है। इसमें चीन की रुचि केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से चाइना खंबात की खाड़ी पर अर्थात पश्चिमी हिंद महासागर पर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। इस प्रभाव को बढ़ाने का उद्देश्य वो हॉर्मुज स्ट्रेट तक अपनी पहुंच को बनाना चाहता है, और चाइना की इन गतिविधियों का बलूचिस्तान विरोध करता है। बलूचिस्तान के जितने अलगाववादी संगठन हैं वो आरोप लगाते हैं कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक स्थान का लाभ पाकिस्तान तो उठा ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने आका चीन को भी हमारी भूमि का दोहन करने की इजाजत देता है। इसलिए बीएलए और अन्य समूहों ने कई बार चाइनीज सिटीजन्स, इंजीनियर्स, श्रमिक्स, इन सबके विरुद्ध अभियान चलाए और कई बार तो इनकी हत्याएं भी की। तो एक ये चाइना का डायमेंशन है। अब यहां पर एक और चर्चा करनी है कि क्या इसमें भारत का भी डायमेंशन है? बिल्कुल है। अगर हम बलूचिस्तान में भारतीय पहलू के बारे में चर्चा करें तो दो तरीके से देख सकते हैं। भारत का दृष्टिकोण प्रत्यक्ष तौर पर बलूचिस्तान से संबद्ध नहीं है। भारत का विरोध तो चाइना की सी पैक प्रोजेक्ट से है, क्योंकि चाइना की सी पैक प्रोजेक्ट भारतीय भूमि गिलगित बल्तिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, वहां से निकलता है। हमें इसका विरोध है। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से हम अगर देखें तो खंबात की खाड़ी में चीन का पहुंचना ये हमारे रणनीतिक हितों के लिए उचित नहीं है। तो हम चाइना की सी पैक परियोजना का विरोध करते हैं। अब जैसा कि पाकिस्तान आरोप लगाता है हमारे ऊपर कि हम बलूचिस्तान के उग्रवादी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें हथियार देते हैं, हमारे रॉ एजेंसी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं, तो हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि तुम्हारे द्वारा लगाए जाने वाले ये आरोप पूरे तरीके से बेबुनियाद हैं। भारत इस तरीके से उग्रवादी दृष्टिकोण से कोई काम नहीं करता है। अब वो अलग बात है कि बलूचिस्तानियों का हमारे प्रति प्रेम है। बलूचिस्तान में हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, वहां पर वो भी पूजा करते हैं। मुस्लिम समुदाय होने के बावजूद भी वो उन मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और हमारी भी निष्ठा है। तो एक सांस्कृतिक और सामाजिक निष्ठा होना अलग है, लेकिन सैन्य मदद करना एक अलग बात होती है। हमने किसी भी प्रकार का कोई सैन्य मदद हम नहीं करते हैं, जैसा कि बलूचिस्तान की सेना भारतीयों के ऊपर या भारतीय सेना या भारत के रॉ के ऊपर आरोप लगाती है। अब सारी स्थिति अगर हम देखें भारत के पहलू का यहां पर, तो ये ग्वादर बंदरगाह है कि उसके जस्ट बगल में भारत ने चीन म्यांमार ईरान में एक चाबहार बंदरगाह को भी विकसित किया है। तो यहां पर भी चीन का उपस्थित होना हमारे हितों के लिए अनुकूल नहीं है। अब हमारे रास्ते मुंबई से, यहां से गुजरात से इस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंचते हैं, हमारे लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंचना आसान है। तो इस कारण से चीन की उपस्थिति खंबात की खाड़ी में हमारे किसी भी दृष्टिकोण से हितकर नहीं है,
और ऐसी स्थिति में अगर भारत सरकार मानवीय दृष्टिकोण से बलूचियों का समर्थन करती है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है और हमें ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आखिर सारी कहानी का अगर हम लब्बो लुबाब निकालें तो ये स्पष्ट हो रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अगर अलग होने की मांग कर रहा है तो उसका महज एक कारण नहीं हो सकता। बलूचियों का पाकिस्तान से अलग होने के कई कारण हैं, विशेषकर चार अगर हम बातें देखें तो स्पष्ट हो रहा है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होना चाहिए। पहली बात तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखी जाए तो 11 अगस्त 1947 से ही वो अपने आप को आजाद मुल्क मान रहा है। कलात की रियासत ने उस समय खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मार्च 1948 में पाकिस्तान ने उसके ऊपर सैन्य दृष्टिकोण से कब्जा किया। कब्जे की भावना बलूच समुदाय का विलय करना और उनका पोषण करना नहीं था, बल्कि बलूचियों की संपत्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। बलूचियों की संपत्ति से अपने घरों को भरना था। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानियों ने 1948 से लेकर के और आज 2026 तक बलूच संस्कृति को समाप्त करने की तमाम कोशिशें की। बलूच भाषा, संस्कृति, इतिहास और उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास किया। तो ये जो ऐतिहासिकता है, ये बलूचियों के असंतुष्ट का एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण अगर हम देखें तो प्राकृतिक संसाधनों का शोषण तो है ही। पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान ही एक ऐसा प्रांत है जिसके पास सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। खनिजों की भरपूर मात्रा है, लेकिन उन खनिजों का कोई लाभ बलूचिस्तान के लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। अब ऐसी स्थिति में जब बलूचिस्तान के लोगों को वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो स्थिति प्राप्त नहीं हो पाएगी, तो स्वभावतः वो क्या करेंगे? वो विद्रोह तो करेंगे ही करेंगे ना। और तीसरा कारण ग्वादर बंदरगाह, जिसमें सी पैक का हस्तक्षेप होना। सी पैक का हस्तक्षेप हो जाने के कारण से समस्याएं और ज्यादा भयावह हो जाती हैं, क्योंकि चाइना का पेट भरने के लिए, चाइना की रणनीतिक पोषण के लिए पाकिस्तान उसकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है। तो ग्वादर बंदरगाह का चीन के द्वारा प्रयोग करना बलूचिस्तानियों के अंदर एक असंतोष का कारण है। और चौथा कारण है बलूचिस्तान के लोगों के मानव अधिकारों की उपेक्षा करना। अनेक लाखों लोग लापता हो गए। मानव अधिकार संगठनों की अगर रिपोर्ट्स देखी जाए तो पाकिस्तानी सेना बलूच कार्यकर्ताओं और युवाओं को जबरन उठा लेती है। कई बार वहां का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, सैन्य दमन किया जाता है। ये सारी बातें क्या बलूचिस्तान के लोगों को असंतुष्ट नहीं करेंगे? और इसी असंतोष का परिणाम है कि आज बलूचिस्तान पाकिस्तान से अपने आप को अलग करना चाहता है। तो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाए इससे पहले उसे यह सोचना चाहिए कि क्या उसने बलूचिस्तानियों के लिए कुछ किया है। भारत में बहुत सारी देसी रियासतों का विलय हुआ और आज कोई भी देसी रियासत के लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा विलय करने के बाद हमारा शोषण किया गया। अब कश्मीर से लेकर के और जितनी रियासतें हमने देखी, वहां सब जगह अगर आप देखने जाएं तो सबका डेवलपमेंट आनुपातिक तौर पर भारत ने किया है। तो ये पूरी कहानी बलूचिस्तान की है जिसको मैंने आपके सामने रखा। अगर आप कुछ इसमें कहना चाहें या बात करना चाहें तो आप कमेंट में आकर के बात करिए। और इसको और ज्यादा प्रसारित करने के लिए जो भी आप कोशिशें कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।